Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. This is me Muhammad Waleed Anjam. Student, in the last lecture we have discussed in detail about the Gauss's law and its very first application, which is field inside a hollow charge sphere. Now student, we are going to discuss the second application of the Gauss's law, which is electric intensity due to infinite sheet of the charge. Electric intensity due to infinite sheet of charge, ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ द डिस्कशन है। अगर हम इस टॉपिक की हेडिंग को देखें तो हम बासानी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास कोई एक इन्फिनिट शीट है और उसके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं और उन चार्जेस की वजह से उस शीट के किसी भी एक नियर बाय पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट, उसके लिए हम पॉइंट लिख लेते हैं। कंसीडर एन इन्फिनिट शीट प्लेन शीट positive charges are distributed uniformly on it. Surface charge density is सिग्मा। और अगर हम इस सिग्मा को देखें तो दिस सिग्मा इज बेसिकली इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से हम इसको अगर रीअरेंज करें तो जो Q है चार्ज, ये किसके इक्वल होगा? सिग्मा इंटू ए। ये हमारी चार्ज की वैल्यू इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं। तो हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि हमने ये कहा है कंसीडर, हमारे पास ये एक जो शीट है, अगर हम इसकी डायग्राम, हम उसका एक फाइनाइट पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं कि उस पर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हों। उस पूरी इन्फिनिट शीट का हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया है और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। इस शीट से किसी एक सर्टेन पॉइंट पर, सपोज अवे फ्रॉम द शीट, लाइक एट दिस पॉइंट, लेट्स से ये हमारा कोई भी पॉइंट P है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर एक टर्म लिखूंगा, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P close to the sheet। ये हमारा क्वेश्चन है जी। हमने क्या करना है कि जिस जगह पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है उसके लिए हम गॉसेस लॉ की जो एप्लीकेशन के स्टार्ट पर ये 4 पॉइंट डिस्कस किए थे हमने, कि सबसे पहले तो उस पॉइंट पर आपने इमेजिनरी क्लोज सरफेस ड्रॉ करनी होती है जिसको आप गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं। स्टूडेंट, इस केस में जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो हम इन दी फॉर्म ऑफ द साइलेंडर ले रहे हैं।
लास्ट जो हमारी एप्लीकेशन थी जो हमने डिस्कस किया है, चूंकि वो एक हॉलो चार्ज अफेयर था और उसके अंदर किसी पॉइंट पर हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो हमने उसके अंदर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही बना ली थी। लेकिन इस केस में हम ये कहते हैं कि वो जो पॉइंट है, चूंकि वो शीट से थोड़ा अवे है, तो लिहाजा हम उसके अराउंड एक जो है वो गॉसियन सरफेस जो कंसीडर करेंगे वो इन दी फॉर्म ऑफ द साइलेंडर होगी। तो जो पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस in the form of the cylinder which passes through the sheet. हम वो यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं कि हमारे पास ये ले, ये हमारे पास वो साइलेंडर है जो हमें एज अ गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, और जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो इसकी सरफेस पर मौजूद है, जिसको हमने पॉइंट P का नाम दिया था। स्टूडेंट अगर इस साइलेंडर को देखें तो हमारे पास इसके दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द, हम कह सकते हैं कि जो एंड्स हैं, एक अगर देखें तो ये एक फ्लैट एंड है जो कि एंड पॉइंट्स ऑफ द सिलेंडर है, और एक कर्व्ड सरफेस है हमारी। हम इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखेंगे। अब अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर एक दो पॉइंट्स लिखूंगा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। तो यहाँ पर जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, जो शीट जहाँ से सिलेंडर उस शीट में से पास कर रहा है, उसकी फील्ड लाइन इन फ्लैट एंड्स पर एक्ट करेंगी एट अ राइट एंगल। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसको हम E का नाम दे रहे हैं, एक्ट्स एट राइट एंगल टू किस पर जी, फ्लैट एंड्स पर। ओके, दूसरा जो हमारा पॉइंट था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी is parallel to curved ends। हम इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस भी कर लेंगे। कर्व्ड एंड्स पर ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये पैरेलल है कर्व्ड एंड्स के, ये कर्व्ड सरफेस के, सरफेस भी लिख लें ताकि कोई एम्बिग्युइटी ना रहे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटा सा मॉडल है जो 3D आप लोगों को एक इमेज प्रोवाइड करेगा। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास किसी भी एक इन्फिनिट शीट का एक फाइनाइट पोर्शन है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस अगर हम देखें तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। हमने इस शीट से इतने फासले पर, इस पॉइंट पर जहाँ पर ये मेरा बोर्ड मार्कर है, मैं इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस पॉइंट के गिर्द एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, और इस केस में वो गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर ड्रॉ करेंगे जो यहाँ से पास करेगी इसके सेंटर में से। हम देखते हैं, तो अगर मैं वो आप लोगों के लिए बनाऊँ तो ये देखिएगा, ये हमने सिलेंडर जो सपोज किया हुआ है इसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास, ये देख सकते हैं
मैंने जिस पॉइंट पर एक मॉडल बनाया हुआ है ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ईजी हो सके। ये देखें, अब अगर आप इस साइलेंडर को देखें तो मैंने ये कहा था कि जिस पॉइंट पर मेरा बोर्ड मार्कर है मैं वहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो ये जो सरफेस है वो उस पॉइंट पर मौजूद है, हम कह रहे हैं जहाँ हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो अगर आप इस सिलेंडर को देखें तो ये इसका फ्लैट एंड है। जिस तरह से ये फ्लैट एंड है इसी तरह से जो उसका दूसरा एंड होगा वो भी बिल्कुल फ्लैट एंड होगा, बिल्कुल फ्लैट एंड है। अगर हम देखें तो ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। जो मेरा पहला पॉइंट है यहाँ पर वो यही है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्ट्स एट राइट एंगल टू द फ्लैट एंड। अगर आप इस फ्लैट एंड को, ये देखें आप मेरा हाथ देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट एंड है, इस पर इंटेंसिटी होगी वो राइट एंगल पर। हम उसको बना लेते हैं कि अगर आप ये देखें, मैं इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, इस फ्लैट एंड पर मैंने ये देखें जी, ये अब आपके सामने कि ये मैंने चूंकि चार्जेस को ये पॉजिटिव चार्ज के लिए रेड कलर किया हुआ था तो इसके लिए जो नॉर्मल है राइट एंगल मैंने ड्रॉ किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की रिप्रेजेंटेशन है जो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये इस फ्लैट सरफेस पे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर है। इसी तरह से दूसरा जो फ्लैट एंड होगा उस पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों फ्लैट एंड्स के लिए हमने ये लिख लिया कि राइट एंगल पे है। दूसरी बात, कर्व्ड एंड की अगर हम बात करें तो कर्व्ड एंड पर स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये पूरी हमारी कर्व्ड सरफेस, इस कर्व्ड सरफेस को अगर हम देखें तो सेंट्रल ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी फील्ड लाइन जो है वो चूंकि हर डायरेक्शन में होंगी, जो फील्ड लाइन इधर जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, जो फील्ड लाइन इधर जाएगी ऊपर की तरफ और जो फील्ड लाइन इस पॉजिटिव चार्ज की ऊपर की तरफ होगी और जो इसकी नीचे की तरफ होगी, आप देख सकते हैं कि हमारे पास फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव चार्जेस की हैं वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। रिजल्ट क्या होगा कि इसकी फील्ड लाइन भी इधर की तरफ बेंड हो जाएगी और इसकी भी बेंड हो जाएगी। रिजल्ट ये होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज की वो फील्ड लाइन जो नीचे जा रही है वो इस सरफेस के पैरेलल हो जाएगी और इस पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी वो भी सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन की वजह से इधर हो जाएगी और हमारे पास इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा कि ये फील्ड लाइन जो ऊपर थी ये इस तरह से बेंड होकर इस डायरेक्शन में और जो ऊपर वाली थी वो इस तरह से बेंड होगी। रिजल्ट ये होगा कि इन पॉजिटिव चार्जेस की जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तो लिहाजा वो इस सिलेंडर के जो कर्व्ड सरफेस है इसके भी पैरेलल हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमने ये लिखा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज पैरेलल टू द कर्व्ड सरफेस। स्टूडेंट, अब हमने पहला पॉइंट अपना लिख लिया था कि जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वहां पर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, जो कि इस केस में हमने इन दी फॉर्म ऑफ द सिलेंडर कर चुके हैं। और अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि आपने हर एंड का इंडिविजुअली फ्लक्स कैलकुलेट करना है और बाद में टोटल फ्लक्स फाइंड आउट कर लेना। मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ कि हमारे पास इस सिलेंडर के दो फ्लैट एंड है, एक ये फ्लैट एंड है, मैं उन्हें नंबर भी दे देता हूँ, ये फर्स्ट फ्लैट एंड है, ये सेकंड फ्लैट एंड है और ये कर्व्ड सरफेस है। तो हम उसके लिए लिख लेते हैं कि फ्लक्स ऑफ फर्स्ट फ्लैट एंड, जो पहला फ्लैट एंड है आप उसका फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मैं उसको नाम दे देता हूं φ1 इक्वल्स टू E डॉट ए। फ्लक्स हम ये पढ़ चुके हैं, E डॉट ए के बराबर होता है विच कैन बी रिटन एज EA cos थीटा। अब मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि इस फ्लैट एंड पे जो मैंने आपको शो भी करवाया, इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है या जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। और अगर इसी फ्लैट एंड पर हम अगर इसका ये देखें ये एरिया है और अगर हम इसका वेक्टर एरिया ड्रॉ करेंगे जो कि इस पे नॉर्मल होगा तो आप उसे लिखेंगे ये ए वेक्टर है। आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लैट एंड पर E और A एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम यहां पर ये लिख भी देते हैं कि E इज पैरेलल टू द A एट द फर्स्ट एंड। ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन को देखकर भी आप कह सकते हैं, लिहाजा इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो थीटा क्या होगा, 0 होगा। ये वैल्यू जब हम यहां पर पुट करेंगे तो φ1 इक्वल्स टू EA cos 0 डिग्रीज आ जाएगा और cos
0 हम पढ़ चुके हैं कि इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो लिहाजा हमारा फर्स्ट फ्लैट एंड का जो फ्लक्स आ जाएगा ई ए के इक्वल आ जाएगा, और इसको हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं कि हमने इसे नाम दे दिया जी इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट फ्लैट एंड था जिसका फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। फ्लक्स ऑफ द सेकंड फ्लैट एंड इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके लिए phi2 इक्वल टू ई डॉट ए विच इज अगेन इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और अगर हम इस फ्लैट एंड को जिसको हमने नाम 2 दिया था, अगर हम इधर देखें तो यहाँ भी इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो हम पहले ही लिख चुके हैं पॉइंट कि फ्लैट एंड्स पर परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास ई की डायरेक्शन हो जाएगी। और इस फ्लैट एंड की सरफेस को अगर देखें तो इस पर जो नॉर्मल होगा, जो इसके वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी डायरेक्शन भी इसके पैरेलल होगी। तो हम इस केस में भी देखेंगे कि फ्लैट एंड 2 पर भी दोनों ई और ए एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वो हम बात यहाँ पर लिख सकते हैं। इस केस में भी जो ई और ए हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगेन यहाँ पर भी जो थीटा होगा वो क्या होगा 0 डिग्री, और ये वैल्यू हम इस जगह पर अगर पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री, और cos 0 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास सेकेंड एंड का जो फ्लक्स है दैट इज आल्सो इक्वल्स टू ई ए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो कर्व्ड सरफेस थी हम उसका भी फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस। जो हमारी कर्व्ड सरफेस थी अब हम उसका फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस के लिए जो फ्लक्स है हम उसे नाम दे देते हैं phi3 विच इज इक्वल्स टू अगेन ई डॉट डेल्टा A3। यहां पर हमने बेसिकली जिस तरह से हमने टॉपिक पहले पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई कर्व्ड सरफेस है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस जिसको हमने स्फीयर का नाम दिया था, तो वहाँ पर हमने वेक्टर एरिया ड्रॉ करने के लिए उस कर्व्ड सरफेस के सेगमेंट्स बनाए थे, और हर इंडिविजुअल सेगमेंट का जो वेक्टर एरिया था वो ड्रॉ किया था, और वहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट की। स्टूडेंट हम किसी भी कर्व्ड एंड को देखेंगे जो हम मॉडल से भी देख सकते हैं, मैं आप लोगों को पहले वो बता देता हूँ कि जो प्लेन सरफेस थी, ये देख लें हमारे पास इस मॉडल में अगर आप देखें तो इस फ्लैट एंड पर ये रेड कलर की जो आपको नज़र आ रही है, जो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और इस फ्लैट एंड का जो वेक्टर एरिया है वो ये है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो लिहाजा इस वजह से हम इन्हें थीटा का 0 का नाम देते थे क्योंकि ये पैरेलल है। जैसा काम इस फ्लैट एंड पर है बिल्कुल वैसा ही हमारे पास इस दूसरे एंड का भी होगा। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं कर्व्ड एंड की, तो कर्व्ड एंड के लिए हम इसको मैं दिखाता हूं आपको। अगर हम इस कर्व्ड एंड को देखें तो ये पूरा जो सिलेंडर था मैंने इसको सेगमेंटाइज कर लिया। ये डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ इस ब्लू वाले को देख लें पहले, ये एक वेक्टर एरिया है जो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ब्लू कलर का जो हमारा स्केलर एरिया था, सरफेस एरिया था, उस पर एक वेक्टर ये ड्रॉ किया, फिर इसी तरह से ये येलो पर ड्रॉ किया, फिर ये ग्रीन पर ड्रॉ किया, ब्लैक पर ड्रॉ किया। तो मैंने इस पूरी कर्व्ड सरफेस के सेगमेंट्स बनाकर डिफरेंट कलर्स लगाकर हर एक पर एक परपेंडिकुलर नॉर्मल जो ड्रॉ किया जो इसके वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखें कि ये जो हमारा फ्लैट एंड है, उस फ्लैट एंड के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी। आप किसी भी सेगमेंट को देख लें, ब्लू वाले को देख लें, उसका जो नॉर्मल है, उसका जो वेक्टर एरिया है ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। आप इस वाले को देख लें, येलो वाले को, उस पर भी ये परपेंडिकुलर हैं। ग्रीन वाले को देख लें, ब्लैक वाले को देख लें, आप किसी भी एंड को स्टूडेंट देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आप लोगों के सामने जो पॉजिटिव चार्ज की थी, वो किसी भी कर्व्ड एंड पर, किसी भी जगह पर जो भी आप नॉर्मल लेंगे, वेक्टर एरिया लेंगे, उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि हम
इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि पूरी कर्व्ड सरफेस पर E और A के दरमियान एंगल है वो कितना है, 90 डिग्रीज का है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि थीटा कितना है जी, 90 डिग्रीज है। ये वैल्यू जब हम यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा E इंटू डेल्टा A3। मैंने उसके एक सेगमेंट की बात की है, इस वजह से मैंने डेल्टा लिख दी है, कॉस थीटा इंटू E A डेल्टा A3 कॉस थीटा कितना है इस केस में, 90 डिग्रीज। और स्टूडेंट कॉस 90 क्या होता है, 0। मैं यहां पर लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को ये पॉइंट भी याद रहे, cos 90 इज इक्वल टू 0, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, E इंटू डेल्टा A3 इंटू 0 एंड रिजल्ट इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो थर्ड एंड है उसका जो फ्लक्स आ गया वो आ गया जी 0, और इसको हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 3 का। स्टूडेंट हमने दोनों फ्लैट एंड्स के भी फ्लक्स फाइंड आउट कर लिए, और पूरी कर्व सरफेस का जिस भी एलिमेंट को देखेंगे, मैंने आपको मॉडल में भी दिखा दिया है, हर एक पर एंगल थीटा 90 ही होगा। रिजल्ट ये होगा कि हमारा जो होगा वो फ्लक्स पूरी कर्व सरफेस का 0 हो जाएगा। तो अब हमने टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो टोटल फ्लक्स के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, दोनों फ्लैट एंड्स के जो फ्लक्स थे और पूरी कर्व सरफेस का जो फ्लक्स है, अगर आप इनको ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट वैल्यूज पुट करते हैं, φ1 की वैल्यू क्या थी EA, φ2 की वैल्यू क्या थी EA, और φ3 की वैल्यू क्या है 0। तो जब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो EA प्लस EA प्लस 0, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 2EA। ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू 2EA। इसको हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 4 का। अब इसके बाद स्टूडेंट गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंगली हम ये बात पढ़ चुके हैं, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास फ्लक्स होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो किसके इक्वल होता है 1/ε0 टाइम्स चार्ज, टोटल चार्ज। तो अब इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज जो इस पूरी शीट पर था, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिहाज से हम पहले लिख चुके हैं कि सिग्मा इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर अगेन लिख देता हूँ, सिग्मा इक्वल्स टू QA हम पढ़ कर आए हैं, और Q किसके इक्वल था, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए। ये हमारे पास टोटल चार्ज है, ये पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, तो Q की जगह पर हम लिख देते हैं जी सिग्मा ए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन जाएगी 5। स्टूडेंट बाद में हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को आपस में कंपेयर कर लेना। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, अगर 4 की लेफ्ट हैंड साइड देखें और 5 की लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये बराबर हैं तो जो राइट हैंड साइड्स होंगी वो भी बराबर होंगी, और राइट हैंड साइड 4 इक्वेशन की क्या है 2EA, और 5th इक्वेशन की क्या है 1/ε0 इंटू सिग्मा ए। अब स्टूडेंट यहाँ से देख सकते हैं कि जो A है वो इस A से कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप देखें उसका रिजल्ट, तो ये जो 2 है ये इधर आके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, और रिजल्ट आ जाएगा σ/2ε0। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। और चूंकि स्टूडेंट हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म देखें तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास क्या आएगी, E वेक्टर इज इक्वल्स टू σ/2ε0 एंड R यूनिट वेक्टर। बुक में स्टूडेंट ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो R यूनिट वेक्टर है ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए जो इस शीट पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये हैं डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आप ये कंसीडर करें कि उस शीट पर पॉजिटिव चार्जेस नहीं है बल्कि नेगेटिव चार्जेस हैं, और चूंकि हमें पता है कि नेगेटिव चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो टूवर्ड्स द शीट होंगी, तो हम ये कह सकते हैं उस केस में हमारे पास, मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं फॉर नेगेटिव चार्ज, ताकि हमें बात समझ आ सके। नेगेटिव चार्ज के लिए रिलेशन हमारा यही आएगा, सिर्फ यहां पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा
और इस केस में जो आर यूनिट वेक्टर होगा वो डायरेक्ट कहाँ होगा, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द शीट। इस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की चूंकि डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की टूवर्ड्स द शीट होगी तो हम कहेंगे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द शीट। पॉजिटिव केस में अवे फ्रॉम द शीट और नेगेटिव के केस में टूवर्ड्स द शीट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ द चार्ज था। इसमें आई होप कि यू हैव लर्नड दिस वेरी clearly about the intensity of the infinite sheet of the charge. Please don't forget to like and subscribe our channel. Thank you very much. Allah Hafiz.